प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जिस मौर्य वंश की स्थापना की, इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उत्तराधिकारी बिंदुसार को एक विशाल साम्राज्य दिया, जिसे उसके उत्तराधिकारी अशोक ने विस्तृत किया, उसे अशून बनाए रखा। अशोक के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के समय धीरे धीरे करके मौर्य शक्ति कमजोर होने लगी और इनकी निर्बलता का लाभ उठाकर धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। आज हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या कारण रहे, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य शक्ति को स्थापित करके संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया था। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से भारत में एक शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसे उसके समय आने वाले समय में बिंदुसार और अशोक ने भी बनाए रखा था। अशोक ने कलिंग विजित करके इस साम्राज्य का विस्तार किया था। संपूर्ण भारत पर मौर्य शासकों की सत्ता स्थापित थी, जिसका शासन संचालन ये अपने प्रांतों के माध्यम से करते थे। संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। अशोक ने अपने लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के माध्यम से इस विशाल साम्राज्य को शांतिपूर्ण संचालित किया। अपने संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उसने शासन व्यवस्था का संचालन किया, परंतु आने वाले समय में अनेक कारणों के कारण इस विशाल साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन होने लगा। अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक लगभग 37 वर्ष तक जो शासन किया है, इस शासन काल में उसने जिन नीतियों को अपनाया है, कलिंग युद्ध के पश्चात उसने अपने धर्म को स्थापित किया है और एक कल्याणकारी शासक के रूप में सर्व कल्याण की भावना पर, लोक कल्याण की भावना पर, एक आदर्श राज्य के आधार पर उसने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया है। अहिंसक नीति को उसने अपनाया है, परंतु कुछ कारण रहे हैं जिनके कारण उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के मध्य साम्राज्य को लेकर विवाद शुरू हुआ। अशोक के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बना कुणाल। कुणाल जिसे इतिहास में धर्म विवर्धन या सूर्यशश के नाम से भी जाना जाता है। अशोक की रानी थी तिष्यरक्षिता, जिसने कुणाल को अंधा कर दिया था। एक षड्यंत्र के कारण कुणाल अंधा हो गया था। तो अशोक के पश्चात जब कुणाल उसका उत्तराधिकारी बना, तो उसके भाइयों ने, वीरसेन ने गांधार में और जालोक ने कश्मीर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। कुणाल के अंधा होने के कारण शासन सत्ता उसके पुत्र संप्रति ने संचालित की। कुणाल की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य 2 भागों में बट गया स्पष्टतः, एक पश्चिमी साम्राज्य और एक पूर्वी साम्राज्य। पश्चिमी साम्राज्य में संप्रति ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की, वह कुणाल के बाद शासक बना, और पूर्वी साम्राज्य पर दशरथ ने अपना शासन स्थापित किया। इस तरह से अशोक के बाद कुणाल और कुणाल के बाद संप्रति और दशरथ, इन दोनों में स्पष्टतः मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। आने वाले समय में संप्रति के पश्चात ये कहा जाता है कि शालिशुक शासक बना है, शालिशुक के पश्चात देववर्मन शासक बना है, और अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, इसके समय सेना की क्रांति हुई है। बृहद्रथ के समय पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति था, सेनानी था, इसने भरी सेना के सामने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करी 184 ईसा पूर्व, और इसने मौर्य वंश की शक्ति का अंत करके भारत में शुंग वंश की शक्ति को स्थापित किया है। इस तरह से एक प्रतिक्रिया हुई है अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के समय, चाहे वो सामंतों की प्रतिक्रिया हो, चाहे वो सेना की प्रतिक्रिया हो, चाहे वो प्रांतीय शासकों की प्रतिक्रिया हो, या उत्तराधिकारियों के मध्य विवाद रहा हो। अनेक कारणों ने मिलकर मौर्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिसके कारण आने वाले समय में शीघ्र ही 232 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है, वो इतना विवादपूर्ण रहा कि इतिहासकारों के मध्य मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री की यदि हम बात करें तो उनका ये कहना है कि मौर्य शासकों की ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण इस मौर्य साम्राज्य का विनाश हुआ। स्पष्टतः यदि हम देखें तो मौर्य साम्राज्य राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था
के माध्यम से संचालित होता था, राजा सर्वोपरि होता था। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण दोष ये है कि जब तक राजा शक्तिशाली होता है तब तक शासन व्यवस्था साम्राज्य अशून्य बना रहता है, परंतु शासक की कमजोरी का फायदा उठाते ही अन्य शक्ति अपना सिर उठाने लगती है। मौर्य शासकों के समय भी ऐसा ही हुआ। केंद्रीय शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर अन्य शक्तियां उपद्रव करने लगी। प्रांतीय शासकों ने उपद्रव किया और यही कारण है कि इन निर्बल उत्तराधिकारियों के समय प्रांतीय शासकों के धीरे धीरे जो विद्रोह हो रहे थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जड़ों को खोखला बना दिया। एक उदाहरण यदि हम देखें तो बिंदुसार के समय भी 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए उसने अपने पुत्रों अशोक और सुसीम को तक्षशिला भेजा था। आने वाले समय में अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय भी इसी तरह की प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली, जिसने मौर्य साम्राज्य को कमजोर बना दिया। इसी तरह हम देखें तो अशोक ने जिस अहिंसक और शांतिप्रिय नीति को अपनाया था, इसके कारण कहीं ना कहीं इतिहासकार रामचंद्र राय चौधरी का ये कहना है कि मौर्य साम्राज्य की शक्ति कमजोर हुई। सेना की निर्बलता के कारण जब सेना निष्क्रिय हो गई, शिथिल हो गई, तो अन्य शक्तियों को सिर उठाने का अवसर मिला। पश्चिमोत्तर भारत से विदेशियों के आगमन की संभावना बनने लगी और ये कहा जाता है कि 206 ईसा पूर्व के आसपास लगभग यूनानियों ने भारत पर पुनः आक्रमण किया। तो पश्चिमोत्तर भारत से जो आक्रमण हुए, विदेशियों के जो आक्रमण हुए, इन विदेशी शक्तियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला, वो मौर्य सेना की निर्बलता का लाभ उठाकर ही मिला। क्योंकि अशोक ने अहिंसक नीति को अपनाया था, सैन्य संगठन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था और सेना तब तक ही शक्तिशाली रहती है जब तक कि वो सक्रिय रहे। ऐसे में मौर्य शासकों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अन्य शक्तियों ने सर उठाया और शीघ्र ही मौर्य वंश की शक्ति का अंत किया। जो अन्य महत्वपूर्ण कारण माना जाता है मौर्य साम्राज्य का पतन का, वो आर्थिक कारण माना जाता है। ये कहा जाता है, इतिहासकार डी.डी. कोसाम्बी ने कहा है कि मौर्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। आर्थिक कारणों के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, जिसमें हम देखें तो राजकोष बिल्कुल रिक्त हो चुका था। अशोक के दान पुण्य की नीति के कारण लगातार राजकोष के ऊपर भार बढ़ता जा रहा था। आय की अपेक्षा यदि व्यय अधिक हो तो साम्राज्य का शक्ति का पतन निश्चित ही होता है और ऐसा ही हुआ। राजकोष जो राज्य की शक्ति होता था, इसके कमजोर हो जाने पर, इसके खाली हो जाने पर अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय राजकोष की रिक्तता के कारण भी इस मौर्य साम्राज्य का विनाश हुआ। इसी तरह हम देखें इतिहासकार रोमिला थापर केंद्रीय प्रशासन की निर्बलता, अधिकारी तंत्र के अप्रशिक्षित होने, इन सब कारणों को भी इस मौर्य साम्राज्य के विनाश का कारण मानती हैं। इसी तरह आसी मजूमदार जो इतिहासकार हैं, इनका ये कहना है कि अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, इसकी प्रज्ञाहीनता या दुर्बलता के कारण भी मौर्य साम्राज्य का विनाश हुआ। बृहद्रथ इतना निर्बल था कि भरी सेना के सामने जब पुष्यमित्र शुंग ने उसको ललकारा तो किसी ने भी बृहद्रथ का समर्थन नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया। पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आसानी से पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य प्रतिक्रिया करते हुए भरी सेना के सामने आराम से अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का अंत करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और भारत में शुंग वंश की शक्ति को स्थापित किया। इस तरह से हम देखें तो अनेक कारणों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य का अंत किया और शीघ्र ही अशोक के जो निर्बल उत्तराधिकारी थे, इनके समय मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।